नमस्कार। भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध देशों में से एक। कभी सोचा है कि इतना विशाल देश एक साथ मिलकर काम कैसे करता है? इसका राज, इसका फॉर्मूला केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे में छुपा है। और ये फॉर्मूला हमारे संविधान ने ही तैयार किया है। सवाल बहुत सीधा है, पर इसका जवाब उतना ही जटिल। एक तरफ हमें देश की एकता बनाए रखनी है और दूसरी तरफ हर राज्य की अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान भी करना है। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसी चुनौती को समझा और एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल बनाया जो आज भी हमारे देश की बुनियाद है। तो चलिए आज इसी शासन के सूत्र को डिकोड करते हैं। हम देखेंगे कि यह फॉर्मूला आखिर है क्या, संविधान का भाग 11 इस बारे में क्या कहता है, कानून बनाने और उन्हें लागू करने की पावर कैसे बांटी गई है, और आखिर में समझेंगे कि शक्ति का यह संतुलन किस तरफ ज्यादा झुका है। तो भारत को चलाने का ये मास्टर प्लान आखिर है क्या? देखिए, ये कोई सीक्रेट नहीं है। ये सब कुछ हमारे संविधान में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। जवाब है भारत का संविधान। ये पावर शेयरिंग का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा डिटेल डॉक्यूमेंट जो सेंटर और स्टेट्स के बीच के रिश्ते को डिफाइन करता है, ताकि देश की गाड़ी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। अब संविधान में भी एक खास जगह है जहां ये सारी बातें लिखी हैं, वो है पार्ट 11 यानी भाग 11। इसे आप सेंटर स्टेट रिलेशन का एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल भी कह सकते हैं। आर्टिकल्स 245 से 263 तक फैले हुए इस पार्ट को दो मेन चैप्टर्स में बांटा गया है। पहला चैप्टर है लेजिस्लेटिव रिलेशंस यानी कानून कौन बनाएगा, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस मतलब उन कानूनों को लागू कौन करेगा। चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, कानून बनाने की शक्ति। किसी भी गवर्नेंस सिस्टम में यह सबसे बड़ा सवाल होता है कि लॉ मेकिंग की अथॉरिटी आखिर किसके पास होगी। यहां हमारे संविधान का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत काम करता है, डिवीजन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का विभाजन। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून बनाने की शक्ति को केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया गया है। और यह बंटवारा कैसे हुआ है? यह 7वीं अनुसूची में दी गई 3 लिस्ट्स के जरिए हुआ है। ये 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी। इन पर कानून सिर्फ संसद बना सकती है। फिर आती है स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस, एग्रीकल्चर जैसे स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें शिक्षा, शादी जैसे विषय हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना? अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी टॉपिक पर सेंटर और स्टेट के कानून में टकराव हो जाए तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के लिए संविधान बिल्कुल क्लियर है, संसद का बनाया कानून ही माना जाएगा। आर्टिकल 251 और 254 इसी बात को पक्का करते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संविधान ने देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखते हुए संसद को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स भी दी हैं। ये आर्टिकल्स दिखाते हैं कि पलड़ा केंद्र की तरफ कैसे झुकता है। जैसे आर्टिकल 248, ये संसद को रेसिड्यूरी पावर्स देता है, मतलब कोई भी ऐसा विषय जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, उस पर कानून सिर्फ संसद बनाएगी। या फिर आर्टिकल 249, जिसके तहत अगर देश हित में जरूरी हो तो संसद स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है, और नेशनल इमरजेंसी के दौरान तो ये पावर और भी बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, आर्टिकल 249 को लागू करना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए राज्यसभा में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों की 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। ये राज्यों के अधिकारों के लिए एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। अच्छा, कानून तो बन गए, पर सिर्फ कानून बनाना ही तो काफी नहीं है ना? उन्हें जमीन पर लागू भी तो करना होता है, और यहीं से शुरू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का चैप्टर। तो इसके लिए भी संविधान ने राज्यों के लिए कुछ जिम्मेदारियां तय की हैं। आर्टिकल 256 कहता है कि हर राज्य को ये पक्का करना होगा कि संसद के बनाए कानून का पालन हो। साथ ही उन्हें यह भी ध्यान रखना है कि वो केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर के रास्ते में कोई अड़चन न डालें और जरूरत पड़ने पर सेंटर के निर्देशों को माने। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ आदेश देने और पालन करने का नहीं है, यह सहयोग का भी है। संविधान में कोऑपरेशन के लिए भी पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है। जैसे राष्ट्रपति केंद्र के कुछ काम राज्यों को सौंप सकते हैं। 2 राज्यों के बीच नदी के पानी को लेकर विवाद हो तो संसद उसे सुलझा सकती है। और तो और, राज्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति एक इंटरस्टेट काउंसिल भी बना सकते हैं।
तो इन सभी प्रावधानों को अगर हम एक साथ रख कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये हमें भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के असल डिजाइन के बारे में बताती है। और ये कहना बिल्कुल सही है कि भाग 11 भारत के संघीय ढांचे की रीढ़ है। ये वो सारे नियम और सिद्धांत हैं जो सेंटर और स्टेट्स के इस बेहद कॉम्प्लेक्स रिश्ते को संभालते हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी डिज़ाइन है। एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था की गई है। और इसका मकसद भी बिल्कुल साफ है, देश की एकता और अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखना। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या शक्तियों का ये संतुलन, जो कि एक मजबूत केंद्र की ओर झुका हुआ है, भविष्य में भी भारत की एकता के लिए इतना ही जरूरी रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के लगातार बदलते हुए फेडरल स्ट्रक्चर के लिए हमेशा अहम बना रहेगा।